हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश मेन 2025 का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आज हम एक नए क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन ऐसा क्यों है कि आज का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि आज का क्वेश्चन है हमारा बेरोजगारी के ऊपर। बेरोजगारी और कौशल वाली जो समस्या है उसके ऊपर अगर हम देखें तो हर साल उत्तर प्रदेश के जो मेंस एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसके ऊपर हम कल भी हमने इसके ऊपर जो है क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज फिर हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कशन हम जरूर करेंगे क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश मेंस एग्जाम के लिए और डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर बार आ रहा है, आगे भी आएगा, इसीलिए इसके ऊपर हमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगारी की जो समस्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, वो उत्तर प्रदेश में इतनी क्रिटिकल क्यों है और क्या इसकी सिचुएशन है, क्या स्थिति है, इसके ऊपर हमें बात करनी है। एक्चुअली में पिछले टाइमों से अगर हम देखें तो बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से कम हुई है, लेकिन वहीं जहां आपके जो है अगर शिक्षित बेरोजगारी की दर हम देखें तो वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ये लगातार बनी हुई है। पीछे अपने कुछ करप्शन के भी केस आए हुए हैं, हम देखा है, जो हमने एग्जाम भी लीक हुए हैं। इस कंटेक्स्ट में ये एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और मुझे लगता है कि अब की बार जो यूपीपीसीएस मेन 2025 को अगर हम देखें तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है या इसके अलोन कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसे हम बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे इसका जो है आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे, इस पर बात करेंगे और फिर फर्दर कैसे मूव आउट करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारी बात है कि शिक्षित बेरोजगारी वाली समस्या पर बात करनी है, तो अगर शिक्षित बेरोजगारी वाली समस्या की बात करनी है तो हाँ, एक तरीके से इस बेरोजगारी वाली समस्या को ही हम बैकग्राउंड बनाएंगे और उसके ऊपर एक प्रस्तावना लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा है, हम कह रहे हैं देखो, उत्तर प्रदेश ने 2017 से लेकर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर 2017 से लेकर देखें तो अभी तक तेजी से बेरोजगारी की दर को कम किया है। एक्चुअली में 19% के आसपास और 20% के आसपास बेरोजगारी की दर चल रही थी 2015, 16, 17 के आसपास। उसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो पिछले एक दशक में 10 सालों के अंदर बेरोजगारी आपकी घट के 3% से भी कम, अब तो 2.4% के आसपास बताई जा रही है। तो इतनी तेजी से हमारी बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन वहीं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षित बेरोजगारी की दर है वो काफी अधिक है, इवन 10 से 11% के आसपास है। तो ये बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या है। इस कंटेक्स्ट को लेके हम जो है इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेके और शिक्षित बेरोजगारी किस तरीके से क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है, ये हमने बता दिया। ऐसा हमने क्यों बताया? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ऐसी थी। क्वेश्चन में अगर आप देखा हो आपने पीछे, अगर हम जाएं तो आप एक क्वेश्चन में चीजें देखें, ये पूछ रहा है क्रिटिकली एग्जामाइन करना है आपको, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, समालोचनात्मक व्याख्या करनी है इसकी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समालोचनात्मक व्याख्या, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। जब मैं किसी चीज को क्रिटिकली एग्जामाइन करना है तो मुझे उस पर मुख्यतः आलोचना करनी है कि ऐसी स्थिति क्यों है, इसके क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं, इस आलोचना पर डिस्कशन करना है, इसकी आलोचना करनी है मुख्यतः। लेकिन जब हम आलोचना शुरू करते हैं तो उससे पहले अगर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो पहले वो भी हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट डिस्कस किया कि भाई उत्तर प्रदेश पिछले एक दशक में अपनी बेरोजगारी की दर को काफी हद तक कम करने में सक्सेसफुल रहा है। 19-20% से बेरोजगारी की दर को घटा के 2.4% की बेरोजगारी की दर पे हम ले आए हैं। तो ये तो था बेरोजगारी का मतलब रोजगारी के कंटेक्स्ट में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब इसके ऊपर हम बाकी सारी चीजों पे आलोचना करेंगे कि भाई लेकिन शिक्षित बेरोजगारी कैसे है, तो उस पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं।
अगर हम बेरोजगारी की मुख्य कारण बताएंगे तो देखो 2-3 चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। अभी आप उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की बात छोड़ो, सीधी बेरोजगारी की बात करो कि बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं। बेरोजगारी के सीधे सीधे कारण आपके, हम वही मल्टी आयाम में से तोड़ेंगे, अलग अलग आयाम बनाना अगर हम चाहें तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। सोचो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? कोई व्यक्ति बेरोजगार है, इसका मतलब कौशल वाली समस्या है कि भाई उसे सही से एजुकेशन ही नहीं मिली है, शिक्षा वाली समस्या होगी। सबसे पहले तो बैकग्राउंड में यही दिक्कत होगी। अगर एजुकेटेड ही नहीं होगा तो रोजगार मिलने का मतलब ही नहीं है। एजुकेशन से आगे आ जाए, एजुकेटेड भी हो गया है जी, अब उसके आगे आपका रोजगार ही अवेलेबल नहीं है, उद्योग धंधे ही अवेलेबल नहीं है, तो भी बेरोजगार हो जाएगा। तो दूसरा आयाम हमारा उद्योग धंधे से लिंक हो जाएगा। ठीक ही बात है। तीसरी बात एक और हो सकती है, भाई उद्योग धंधे भी अवेलेबल हैं और रोजगार, मैं पढ़ के भी आ गया हूं, लेकिन समस्या चल रही है भ्रष्टाचार वाली, समस्या चल रही है दिक्कत वाली। अब भ्रष्टाचार या इस तरह की समस्याएं, जिस व्यक्ति को जॉब मिलनी थी वो देने नहीं दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को जॉब मिल जा रही है, तो वहां से भी बेरोजगारी क्रिएट हो सकती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। मेरिट को अंडरमाइन कर दिया जा रहा है बेरोजगारी के दम पे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब बेरोजगारी हो रही है तो देखो, बेरोजगारी दोनों में होगी, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में तो बेरोजगारी होने के अलग कारण होंगे, फीमेल में अलग कारण होंगे। तो फीमेल, ऐसा हो सकता है कि एजुकेटेड फीमेल हो, जॉब लायक कैपेबल भी हो, जॉब भी कर सकती हो, लेकिन वो जानबूझ के ही जॉब ना कर रही हो, या उसे जॉब करने नहीं दी जा रही हो सामाजिक प्रेशर में, ये भी एक बड़ा आयाम हो सकता है। तो ये भी एक कंडीशन है इसके साथ। तो हम जो है महिला की बेरोजगारी के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आपका ये भी बात हो सकता है कि कई बार पेपर लीक होता है, इस तरह की चीजें होती हैं जो हम पीछे भी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी, तो वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की होने का एक बड़ा कारण बनते हैं, स्पेशली सरकारी जॉब को लेके। ठीक है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बेरोजगारी की एक क्रिटिकलिटी और है कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेजुएट लोग हैं, स्किल उनके साथ अच्छी नहीं है, और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, जीवन स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब उन्हें सर्वाइवल मोड पे आ गए हैं। तो भाई ऐसी स्थिति है कि कोई भी जॉब मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, उस स्थिति में काम खड़ा हुआ है। तो ये भी आपकी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से बेरोजगारी है कि, और ये एक बाध्यता है कि रोजगार, मतलब एक स्किल्ड वर्कर व्यक्ति है, मतलब हाईली एजुकेटेड है, लेकिन उसके हिसाब से जॉब अवेलेबल नहीं है। ये सारे आयाम ही तो हमारी बेरोजगारी में आएंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक तरीके से एक आर्थिक समस्या है, लेकिन इसके परिणाम कई जगह हैं। आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, प्रशासनिक कारण भी हैं। ये बहुत सारे कारण हैं अलग अलग, जो कारण मिलके बेरोजगारी की समस्या को क्रिएट करते हैं। तो एक एक कारण को समझते हैं। सबसे पहला कारण हो गया, ये हमारा आर्थिक कारण के अंदर हम रख सकते हैं इसे, एक आर्थिक कारण हमारा हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक दोनों मिलकर कारण हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन से लिंक है। तो आर्थिक सामाजिक कारण एक तो ये हो सकता है कि कार्य कौशल असंतुलन है, मतलब जॉब मिसमैच वाली समस्या है। कैसे जॉब मिसमैच वाली समस्या है? जो हमें एजुकेशन दी जा रही है, उस एजुकेशन के बेस पे समस्या ये हो रही है हमारी कि वो एजुकेशन रटंत विद्या पर है, रूट सिस्टम पर है कि रट लो, कुछ ज्ञान ले लो, और उस ज्ञान के बेस पे आप जो है एजुकेट तो हो जा रहे हो, डिग्री तो आपको मिल जा रही है, लेकिन कौशल की कमी है। अब वहीं जब आप आईटी इंडस्ट्रियों में जाते हो और तरह के आपके उद्योग में जाते हो, तो वो आपको हायर ही नहीं करते, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं हो। ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारे पास वो दक्षता नहीं आ रही है जिस तरह की डिमांड है। अगर हम आईटी लेवल पे स्किल्ड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लेवल में स्किल्ड हो जाएं, डाटा एनालिसिस वाली चीज में स्किल्ड हो जाए, तो हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन हमारी जो एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक की, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही समझा रही है ना, आपको जो है आईटी के बारे में कोई बात कर रही है ना, क्या वो आपको इस तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डाटा साइंस, उसके बारे में बात कर रही है ना। तो हमारी जो एजुकेशन है वो रूट सिस्टम पर है, बस मास लाने वाली सिस्टम पर है, और जो आज की लेटेस्ट नीड है इंडस्ट्री को, वो स्किल देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जॉब मिसमैच हो रहा है। उन्हें जॉब वालों को चाहिए कुछ और हमारे पास एजुकेशन है कुछ और। तो इस कंटेक्स्ट में आपको जो है जॉब मिल ही नहीं पा रही है। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में हमें तो बताना है ना कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो बीएड और डीएलएड डिग्री धारक जो युवक हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है भाई
लेकिन समस्या ये है कि अनियमित भर्तियों के कारण बेरोजगारी बनी हुई है। डिग्री होल्डर बहुत सारे हैं, बीएड की डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रीजन क्यों नहीं? कि भाई भर्तियां ही नहीं निकल रही है, भर्तियों में अनियमितता है। तो डिग्री बीएड की बहुत ज्यादा होगी है, जॉब उसके कंटेक्स्ट में है नहीं। आईटी स्किल्स की जॉब अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसके लिए स्किल्ड लोग नहीं है। तो इस वजह से शिक्षित बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में और इवन पूरे इंडिया में क्रिएट हो चुकी है। ये चीज चल रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? औद्योगिकरण की धीमी गति। अभी हमने बात की थी कि भाई दूसरा, एक तो आर्थिक सामाजिक कारण वो हो गया जो हमने एजुकेशन के रूप में पढ़ा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप अगर एजुकेटेड होके भी आ जाओ तो उसके बाद औद्योगिकरण की धीमी गति बहुत धीमी है, तो वो आपको जॉब ही नहीं दे पा रही है। तो हो रहा क्या है, अगर आप देखें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेटों में यहां औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो औद्योगिकरण की दर बहुत धीमी है। अगर हम सेकंड सेक्टर के बारे में बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में मात्र 26-27% ही कंट्रीब्यूट करता है, और अभी भी लगभग 63% के आसपास जनसंख्या एग्रीकल्चर में ही एंगेज है, और जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा आपको जॉब देता ही नहीं है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो आपको जॉब का समस्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जॉब देने वाला जो सिस्टम है वो आपका औद्योगिकरण है, सेकंड सेक्टर है, और सेकंड सेक्टर का डेवलपमेंट यूपी को तो छोड़ो इंडिया में भी नहीं हो रहा है सही से। उस वजह से बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या बन रही हुई है शिक्षित लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश की, अगेन एक तो आपका हमने सामाजिक आर्थिक कारण पढ़ लिया था, आर्थिक, और ये फिर एक और सामाजिक कारण बनता है हमारे सामने। एक और सामाजिक कारण आता है कि सरकारी नौकरियों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों से रिलेटेड एक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, आपको ये पता ही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा जो है वो चाहते हैं कि सरकारी जॉब मिले। एक तो उनसे रिलेटेड प्रतिष्ठा है, एक उससे रिलेटेड आपकी जो है सुरक्षा भी है। तो सुरक्षा, स्थायी जॉब और उससे रिलेटेड प्रतिष्ठा की वजह से मैक्सिमम जो युवा हैं वो सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? उसमें लेकिन एक समस्या है। उसमें समस्या यह है कि भाई सरकारी जॉब की हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भर्तियों में देरी है, उसके बाद मुकदमेबाजी, उसके बाद अनियमितताएं, और उसके बाद उसमें सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार। ये सारी चीजें मिलके जो यूथ हैं उन्हें जो है रोजगार वाली कंडीशन क्रिएट ही नहीं होने दे रही। रेगुलर बच्चा तो यह तैयारी कर रहे हैं, यूथ तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन समस्या ये है कि उस तरह की भर्तियां ही नहीं निकल रही है, उस तरह की जो है अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस कंटेक्स्ट में अभी जो हम देखें, अगर हम उदाहरण दें उत्तर प्रदेश के मामले में, तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आप सबको पता है, और आरओ की भर्ती ये भी आपको सबको पता है, जिनके दोनों के आपके जो है पेपर लीक हो गए थे। और इस तरह की भ्रष्टाचार और अनियमितता वाली समस्याएं इस समस्या को और गंभीर बना देती है और बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या क्रिएट कर देती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात की थी शिक्षित महिलाएं भी। ठीक है, अभी आज के टाइम में क्या हुआ है कि एजुकेशन का अगर सिस्टम देखें तो पहले पैट्रियार्चल सिस्टम बहुत ज्यादा था, तो वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अब पिछले टाइम से देखें तो वुमेन को भी एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रोग्राम चल रहा है, वुमेन्स को भी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी वुमेन्स जॉब नहीं कर रही है, तो वो भी एक बेरोजगारी क्रिएट हो रही है। अब वुमेन्स जॉब क्यों नहीं कर रही है? अगर आप उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो अभी भी पैट्रियार्चल सिस्टम बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से सामाजिक बंधन, स्टिग्मा जो होता है साथ में, या इसी तरीके से कार्यस्थल पर असुविधाओं के कारण की वजह से शिक्षित महिलाएं श्रम में भागीदारी नहीं दे रही हैं। ठीक, तो ये सामाजिक बंधन उन्हें शिक्षित होने के बावजूद भी जॉब पे नहीं जाने दे रहा। अक्सर जो उनके लिए शिक्षा दी जाती है वो इस कंटेक्स्ट में नहीं दी जाती कि भाई वो जॉब करेंगे, इस कंटेक्स्ट में दे दी जाती है अक्सर कि भाई वो जो है उस शिक्षा के बेस पे उसकी शादी हो जाएगी। तो शादी करने के कंटेक्स्ट में एजुकेशन दी जा रही है, उसे जॉब कराने के कंटेक्स्ट में एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो कई बार तो आपको देखने को ऐसा भी मिलता है कि जो लड़की है वो उसको जब शादी कर लेते हैं तो शादी करने के बाद, मान ले शादी होगी, शादी करने के बाद जॉब को छुटा दिया जाता है कि जी अब आपकी शादी होगी, अब आप जॉब नहीं करिएगा, क्योंकि शादी तो जॉब कराने के लिए ही की गई थी। पढ़ाया आपको जॉब कराने, जॉब उसके लिए था कि भाई अच्छी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो गई, अब आप जॉब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सामाजिक प्रेशर है।
ठीक है, तो ये एक कंडीशंस कई बार जरूर क्रिएट होती है, अभी भी एग्जिस्ट है, चीजें काफी चेंज हो गई हैं नो डाउट पहले से, लेकिन अभी भी एक सामाजिक दबाव और प्रेशर एक वुमेन्स को एक प्रॉपर जॉब करने में, और स्पेशली ऐसी जगह जहां जहां सुरक्षा की दिक्कत हो, नाइट वाली शिफ्ट की समस्या वहां बहुत ज्यादा आज भी जो है क्रिएट होती है, और उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में तो और ज्यादा क्रिएट होती है। तो ये कारण हो गए। तो अभी तक हमने कई सामाजिक कारण समझ चुके हैं, कई आर्थिक कारण भी समझ चुके हैं। अब अगले पे कारण आता है एक राजनीतिक कारण भी जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो कुछ और राजनीतिक और सामाजिक कारक देखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार भी रोजगार को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और साथ साथ में अगर भ्रष्टाचार हो, दोनों चीज, या तो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई हो या भ्रष्टाचार बनी हो, ये दोनों भी बेरोजगारी की समस्या को काफी प्रभावित करते हैं। इंडिया करप्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यह माना जाता है कि 2019 की एक इंडिया करप्शन सर्वे के अकॉर्डिंग यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 74% लोग किसी ना किसी तरह की रिश्वत लेने में जो है एंगेज पाए गए हैं 2024 के सर्वे के अकॉर्डिंग। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो मतलब मैक्सिमम लोग, मतलब 75% लोग कहीं ना कहीं रिश्वत देने वाली कंडीशन में एंगेज हैं। तो करप्शन आपका बना हुआ है, करप्शन बना होगा तो बेरोजगारी भी बनेगी। वो अलग बात है कि हाँ, पिछले 10 साल से डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक अस्थिरता तो नहीं है, लेकिन अभी भी करप्शन वाली चीज को हम जो है मना नहीं कर सकते हैं। करप्शन वाला तो कई बार एग्जाम में देखने में, एग्जाम के लीक होने में आप लगातार सामने देख ही रहे हैं। तो इस तरह के राजनीतिक कारण भी आपकी जो है सिस्टम को गड़बड़ कर रहे हैं। महंगाई और जीवन स्तर की बात करते हैं। फिर एक और कारण लेते हैं, महंगाई वाला कारण आपका बना हुआ है, मतलब आर्थिक कारण भी ले लिए हमने, सामाजिक कारण भी ले लिए, और आपका इस तरह के सांस्कृतिक कारण भी ले लिए, राजनीतिक कारण भी ले लिए। एक और आर्थिक कारण है ये भी। देखो पिछले टाइम से हो क्या रहा है कि आय बढ़ नहीं रही है और महंगाई की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लगभग 10%, 7 to 10% के आसपास आपकी इन्फ्लेशन है, महंगाई दर बनी हुई है। अब इतनी महंगाई दर बनी हुई है तो आदमी को अपनी लाइवलीहुड, अपने जीवन को एक सही लेवल पे जीने के लिए एक ठीक इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। अब समस्या क्या हो रही है कि एजुकेटेड हो गया है कोई व्यक्ति, लेकिन उस महंगाई को झेलना है और उसको जॉब नहीं है, तो वो किसी भी स्थिति पे, किसी भी लेवल पे जॉब लेने के लिए तैयार है। इसी का नजारा देखने को हमें मिलता है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी उत्तर प्रदेश में लगभग 3700 पीएचडी होल्डर लोगों ने अप्लाई किया। ये इससे क्रिटिकल चीज और क्या हो सकती है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए 3700 लोगों ने, पीएचडी होल्डर लोगों ने जो है अप्लाई किया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई महंगाई की दर और बेरोजगारी इस कदर है कि अपने जीवन के लालन पालन करने के मात्र लालन पालन करने के लिए किसी भी तरीके से किसी भी जॉब को ले लेना युवा के लिए एक मजबूरी बन गई है। अब इसमें कुछ युवा तो टूट जाते हैं और इस तरह की जॉब ले लेते हैं, और जो युवा टूट नहीं रहे, आगे अभी भी एफर्ट लगा रहे हैं, वे शिक्षित बेरोजगारी के साथ समस्या उनके सामने बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो ये आपके कारण है जिससे आपका जो है शिक्षित बेरोजगारी चल रही है। अब हम इसमें एक चीजें और जोड़ेंगे थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन की डिमांड हमने लगभग पूरी कर दी। क्वेश्चन ने कहा कि भाई शिक्षित बेरोजगारी है, इसके ऊपर चर्चा करनी है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी की चर्चा मात्र शिक्षित बेरोजगारी के कारण बनाने पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसकी चर्चा का एक और बड़ा आयाम भी है इस क्वेश्चन में जो खुलना चाहिए, जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगा कि देखो शिक्षित बेरोजगारी होने के कारण तो हमने बात कर ली, लेकिन एक और आयाम इसके साथ खुलना चाहिए कि अगर ये शिक्षित बेरोजगारी बन रही है तो उत्तर प्रदेश के लिए कैसे एक निगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ एक समस्या क्रिएट कर रही है, ये भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा इसके अंदर, तभी हमारी चर्चा पूर्ण होगी। चर्चा के 3 आयाम होंगे। अगर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो 3 आयाम खुलने चाहिए क्वेश्चन में। पहला तो हमने कारण खोल ही दिया है, दूसरा बताएंगे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इससे समस्या क्या हो रही है, और तीसरा बताएंगे इसके निष्कर्ष में जाते जाते कि इसका समाधान क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑफिसर लेवल पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसका समाधान देना हमेशा पॉजिटिव होता है, तभी सारे आयाम और चर्चा पूर्ण हो पाती है, तभी एक क्वेश्चन का फ्लो बन पाता है, तभी आप 7 या 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 अचीव कर पाते हो। तो इस पे हम बात करते हैं पहले कि भाई शिक्षित बेरोजगारी के प्रभाव क्या पड़ेंगे।
देखो, शिक्षित बेरोजगारी के सीधे प्रभाव हैं। हमारे पास व्यक्ति था, रोजगार लेके काम कर सकता था, तो मानव संसाधन था, मानव संसाधन का अपव्यय हो रहा है, खराब जा रहा है मानव संसाधन। जो युवा रोजगार लेके एक अच्छा काम कर सकता था, कंट्रीब्यूशन कर सकता था देश की इकोनॉमी में, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी कि आर्थिक उसमें मतलब मानव संसाधन का लॉस और आर्थिक विकास में कमी उत्तर प्रदेश की पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जब युवा को जॉब नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं सामाजिक अस्थिरता क्रिएट होगी। सामाजिक अस्थिरता वो कई बार सामाजिक झगड़ों में लेके वायलेंस, आपका तोड़फोड़, इन सारी चीजों में आपका कहीं ना कहीं सामाजिक असंतोष में हम उस चीज को देखने को मिलेंगे। इसीलिए कई बार आपको जो है कम्युनल वायलेंस, कई बार वायलेंस, कई बार और बहुत तरह के जो है आपके जो है एक्टिविटीज, असामाजिक एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं, चोरी चकारी, ये सारी चीज मिल रही है। ये सारी चीजें आपकी क्यों मिल रही है? क्योंकि युवा जो लोग हैं उनके एस्पिरेशन हाई है और उनके पास जॉब नहीं है, तो कहीं ना कहीं रास्ते से भटक के किसी दूसरी तरफ से, किसी दूसरे गलत मीन से पैसा लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं सामाजिक जो एक समस्या है, असंतोष है, ये क्रिएट करेगा। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जब उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही जॉब नहीं मिलेगी तो वो प्रवासन करेगा, माइग्रेट करेगा, तो वो दिल्ली में, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे स्टेटों में जाके जॉब करेगा और उससे उत्तर प्रदेश का जो ब्रेन ड्रेन है वो हो जाता है। जो अगर वही युवा उत्तर प्रदेश में रोजगार कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विकास होता, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इससे अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। राजनीतिक मुद्दा कैसे बनता है? अब बेरोजगारी की समस्या कहीं ना कहीं जो है आपका चुनाव वाला, जो जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। और बहुत सारी जो है पार्टियां इसी मुद्दे के ऊपर खड़े होके, जिसमें आप कई बार देख भी रहे हैं कि आपका जो है एसपी और जो है बीजेपी, आपका जो है इस तरीके से जो है पार्टियां हैं, बीएसपी, इन सारी उसमें पार्टियों में लगातार कभी भी कोई बेरोजगारी का मुद्दा आता है तो सारी पार्टी एकदम आमने सामने आ जाती हैं और ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। और कई बार कोई चीज जब राजनीतिक मुद्दा बन जाती है तो कई बार उसका समाधान नहीं निकाला जाता, उस मुद्दे को कंटिन्यू बनाए रखा जाता है ताकि उससे राजनीति की जा सके। तो इस कंटेक्स्ट में भी इसका एक राजनीतिक मुद्दा बनना भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए हानिकारक ही है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे, वहां की सामाजिक सौहार्द पे, साथ साथ में वहां का जो है जो ब्रेन जो यूज होता वो यूज ना हो पाने की बहुत सारी समस्याएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। अब अंततः हम आते हैं निष्कर्ष पे, और निष्कर्ष हम कुछ ऐसा देंगे जिसमें हम कुछ समाधान वाली बातें कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन संपूर्णता में आ जाए। तो हम कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की समस्या है तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई, शिक्षा प्रणाली को उपयोगी बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली ऐसी बनानी होगी जो कौशल आधारित हो, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या नीड के अकॉर्डिंग हो। तो हो सकता है कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली के लिए हमें जो अपना करिकुलम है वो आउटराइटली चेंज करना होगा। हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को पीपीपी मॉडल पे लेकर आ सकते हैं ताकि जो है प्राइवेट सेक्टर मिलके उसे एक बेहतर तरीके से जो है ज्यादा बेटर करिकुलम दे सके जो आज की नीड को फुलफिल करता हो, ताकि युवा अगर एजुकेटेड होकर बाहर निकले तो जो जॉब अवेलेबल है उसकी नीड को प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर सके। सीधी बात है। कौशल विकास संस्थानों को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए अच्छी तरीके से, जो हमने पीछे बात भी करी थी, इसे भी निजी संस्थान से जोड़ दोगे तो ज्यादा बेटर काम करेगा। इसके साथ साथ एमएसएमईज जो हैं या आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम जैसे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इसे और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये रोजगार देने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। और भी काम किया जा सकता है, क्योंकि अब सभी को रोजगार तो देना नहीं, तो कुछ को रोजगार जनरेट करने वाला भी बनाना है। तो आपका मुद्रा, ओडीपी और स्टार्टअप जैसी जो सिस्टम है, इससे उद्यमिता की भावना को बढ़ाया जा सकता है, जिससे हर युवा सिर्फ रोजगार ना ढूंढे, जॉब ना ढूंढे, वो अपनी तरफ से नए सिस्टम को, नए स्टार्टअप को स्टार्ट कर सके, खुद भी जो मतलब एक तरीके से उसको अपनी लाइवलीहुड मिल जाएगी और साथ साथ और बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने में सक्षम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की सारी डिमांड को प्रॉपर
एड्रेस करते हैं और तब इसे फाइनलाइज करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप लगातार इस पे राइटिंग कीजिए और इस पे जो है मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपका मेंस में आ सकता है, उसी प्रोस्पेक्टस में इसमें मैंने बनाया है। अच्छा, कुछ बच्चे जो है बार बार ये पूछ रहे थे कि सर कि हमें रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि पीडीएफ तो मिलता नहीं है या कोई और इस तरह की चीज अवेलेबल नहीं होती है, तो बार बार कैसे रिवीजन करना है हमें। देखो, रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका है, मान लिया आपने एक बार वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद आपने समझ लिया, उस पर 1 या 2 बार राइटिंग कीजिए और फर्दर चाहें तो आप, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप इसे 2x पे या 3x पे डाल के वीडियो को एक बार क्विकली देख लीजिए। अगर आप 2x या 3x पे डालेंगे तो एक वीडियो मान लिया 5 से 7 मिनट की होगी, तो आप क्विकली 5 to 7 मिनट में कभी भी फ्रीक्वेंटली इसे हफ्ते 10 दिन में एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए आपका रिवाइज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी इशू इसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसे जो है राइटिंग कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।